हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और आपकी यूपी से पीटी की जो तैयारी है एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। हम देखिए यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर आपकी यूपी से पीटी की तैयारी करवा रहे हैं। और क्लास को सबसे पहले शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आपका आज की प्रैक्टिस सेट की क्लास में। आपके जीके जीएस के सुबह वाली क्लास में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, उस पर आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप सही का सही उत्तर क्या होगा साथियों? ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इस पर आंसर दीजिए। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1791 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए किस कॉलेज की शुरुआत की थी? तो प्रिंटिंग अच्छे से नहीं आया तो ध्यान से मैं एक बार और पढ़ देता हूँ आप सभी के लिए। उसको सुनिएगा और उसके आधार पर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1791 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कॉलेज और दर्शन के अध्ययन के लिए कौन से कॉलेज की शुरुआत की थी? बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो संस्कृत कॉलेज की, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी देगा आपका सही उत्तर, ध्यान से देख लीजिए। 1791 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के लिए आपका संस्कृत कॉलेज की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन जो आपका डी देगा आपका राइट आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे पर सही ध्यान से पढ़िएगा, आंसर दीजिए। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सी ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? आप सभी को बहुत बार बताया गया, तो बताइए कौन से ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो 1 मई 1897 ईस्वी को, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर की थी, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे पे ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए और आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? किसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ था? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1648 ईस्वी के अंत में पूरा हुआ था? बताइए तीसरा का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने 1627 से 1697 ईस्वी तक भारत पर शासन किया था। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण आपका 1632 ईस्वी में करवाया था, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, आपका जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे पे आंसर दिया आप सही का सही उत्तर, ध्यान से पढ़िएगा। इसका आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण आपकी विशेषता पूछा तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो आपके देखिए ईंटों से बने भवन, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा आपका सही उत्तर जो हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, इसका आंसर देते हुए चलिए साथियों साथ साथ बताइए आमिर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे? बताइए आमिर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे? तो आमिर खुसरो की बात करें तो आमिर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक संगीतकार के रूप में कार्य किया था, ठीक है। उन्हें तबला व सितार का आविष्कार भी माना जाता है। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने टोटल 7 जो दिल्ली के सल्तनत थे उनका शासनकाल देखा था और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में संगीतकार थे। इनको तबला
और सितार का क्या बोलते हैं आविष्कारक भी माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवें बताइए आपसे कैसे उत्तर, ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। पूना संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे, बताइए। पूना संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे आपका। तो पूना समझौते की बात करें तो देखिए आपका 24 सितंबर 1932 ईस्वी को, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी देगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके किसके मध्य हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य हुआ था, पुणे की यरवादा सेंट्रल जेल में, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवें बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर दीजिए। सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम क्या था, बताइए। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम क्या था। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय जो गवर्नर जनरल की बात करें तो आपका देखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। जो ऑप्शन आपको यहाँ पे सी दिया गया, आपका राइट आंसर, सॉरी ये दिया गया सी राजगोपालाचारी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवें बताइए आप सही कैसे उत्तर के, ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था, बताइए। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो नाना साहब, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिएगा, आपका राइट हो जाएगा। जो नाना साहब थे आपके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। इसकी स्थापना की बात करें तो सरदार भगत सिंह ने नौजवान सभा के सभी सदस्यों की सहमति से की थी। और इसमें देखिए इसका उल्लेखनीय है कि सुखदेव ने भगत सिंह के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा का गठन किया था, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौवे पे आंसर दिया आप सही का सही उत्तर का, ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर बताइएगा। कैबिनेट मिशन जिसने वर्ष 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इसमें निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल थे, बताइए। कैबिनेट मिशन जिसने वर्ष 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इनमें निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में कौन शामिल थे। तो सर पैट्रिक लॉरेंस, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे भी दिएगा, आपका सही उत्तर ध्यान से देख लीजिए। सर पैट्रिक लॉरेंस आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। 10वें बताइए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, बताइए। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। तो सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे दिएगा, आपका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 11वें पे, भारत में सर्दियों के दौरान कहाँ से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती है, बताइए। भारत में सर्दियों के दौरान कहाँ से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती है। तो हिमालय से, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा, आपका राइट आंसर है। भारत में सर्दियों के दौरान हिमालय से आने वाली हवाएं जो होती हैं शीतलहर का कारण बनती है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। बार पे बताइएगा आप सही का सही उत्तर क्या है, ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें केसर की खेती की जाती है, बताइए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें केसर की खेती की जाती है, तो ये सभी को पता होगा, आपको पढ़ाया गया है। जम्मू एवं कश्मीर में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे बताइएगा आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए इसका। बांग्लादेश की थलीय सीमा किसके साथ है, बताइए। बांग्लादेश की थलीय सीमा किसके साथ है।
तो बांग्लादेश की तलीय सीमा की बात करें तो भारत और म्यांमार के साथ, ठीक है, जो ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिएगा आपका राइट आंसर भारत और म्यांमार के साथ आपकी बांग्लादेश की तलीय सीमा बनती है। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी राजधानी की बात करें तो ढाका हो जाएगी, ढाका। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 पे आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर, ध्यान से पढ़िए और इसका बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सी एक अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसकी बात करें तो आपका सरस्वती सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 14 पे जो सरस्वती अंतर्देशीय जल निकासी के साथ एक नदी नहीं है, सरस्वती की चर्चा ऋग्वेद तथा अन्य पौराणिक ग्रंथों में की गई है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आपको मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ उसको आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि कभी कभी एग्जाम में वो भी आपसे पूछ सकता है। जो हम आपको क्वेश्चन नहीं करा पाते उसका हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट करवा देते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट्स लेके बैठा कीजिए, उसमें आप लोग नोट करके रख लीजिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 पे आंसर दिए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, बताइए। भारत के किस राज्य में आपकी जो चांदी है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो चांदी की बात करें तो अब तक राजस्थान राज्य में, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया। भारत के राजस्थान राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। राजस्थान में भारत की 90% चांदी निकली जाती है, ठीक है। 90% यहाँ से चांदी पाई जाती है राजस्थान से। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 पे आंसर दिया आप सही का सही, तो ध्यान से पढ़िएगा, इसका बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवर्ती पर किया जाना चाहिए, बताइए। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवर्ती पर किया जाना चाहिए, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से संचालित है। भारत सरकार द्वारा यह योजना 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों को न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन अर्धवार्षिक पर होता है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये दिया गया अर्धवार्षिक आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 17 पे आंसर दिए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन सी दो कृषि उत्पाद है, बताइए। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन सी दो कृषि उत्पाद है। तो चावल और चीनी, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत कुछ फसलों अर्थात कपास, चावल, तेल, काली मिर्च और चीनी के महत्वपूर्ण कृषि निर्यात के रूप में जाना जाता है, याद रखिए। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में चावल और चीनी शामिल होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 पे आंसर आप सही का सही उत्तर, ध्यान से पढ़िएगा, इसका बताइए इसका सही उत्तर क्या, ध्यान से देखिए और आंसर देते हुए चलिए आप सभी लोग। किस संपत्ति का हार्स नहीं लगाया जाता, बताइए। किस संपत्ति का हार्स नहीं लगाया जाता है। तो चालन पर माल, ठीक है, चालान पर जो माल होता है वो संपत्ति का हाश नहीं लगाया जाता। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी क्षयशील संपत्ति के निरंतर प्रयोग द्वारा उसकी कार्यक्षमता, उपयोगिता अथवा लाभ उत्पादन शक्ति में क्रमिक अस्थायी कमी आने लगती है, जिसे हाश कहा जाता है। चालान पर माल का कोई हाश नहीं होता, चालान का मूल्य पूरा देना देना ही होता है, इसलिए यह हाश की श्रेणी से बाहर होता है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1900 बताया आपसे एक उत्तर का वर्ष 2011 की गणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या क्या है, बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या क्या है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए, इसका बताने की कोशिश कीजिए।
तो भारत के वयो यानी कि ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड एज की श्रेणी में उन लोगों को रखा जाता है जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक होती है, याद रखिएगा। तो इसकी बात करें तो इसकी कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 53 मिलियन। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वें पेंसिल दी आपसे एक तो क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन एक द्रव्यता अनुपात है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्यता अनुपात है। तो चालू अनुपात, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर है, चालू अनुपात द्रव्यता अनुपात होता है। जय जैसे कि सावधिक, तरलता अनुपात आदि, ये सभी जो होते हैं आपके चालू अनुपात होते हैं, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 पे बताइए आपसे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है, बताइए। भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर आपसे पूछा, बताएं कोशिश की, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर आपके देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं। तो अभी देखिए पुराना क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो रामनाथ कोविंद है इनका नाम कट जाएगा। अभी जो आपके करंट में आपकी द्रौपदी मुर्मू मरी है, बनी है, वो हो जाएंगी, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी आपके थोड़ा पुराने क्वेश्चन है तो इसमें अभी अपडेट नहीं हुआ है। चलिए याद रखिएगा, भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, देश के राष्ट्रपति, याद रखिएगा। तो अभी आपकी जो आपकी द्रौपदी मुर्मू नई राष्ट्रपति हमारे देश की बनी है, तो वो हो जाएंगी हमारे देश की नई सुरक्षा बल की सर्वोच्च कमांडर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे 22वें पेन से दिया आपसे एक से उत्तर का हो जाएगा। द्विसदनीय विधानसभा का तात्पर्य क्या है, बताइए। द्विसदनीय विधानसभा का तात्पर्य क्या है, आप सभी को बताएं कोशिश की, आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो द्विसदनीय विधानसभा का तात्पर्य देखिए, विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्विसदनीय विधानसभा का अर्थ यानी कि विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाना, अर्थात एक सदन विधानसभा तथा दूसरा सदन आपका विधान परिषद होता है। भारत में 7 राज्यों में द्विसदनात्मक विधायकी अस्तित्व में है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 23 में बताया, आप सही का सही उत्तर ध्यान से देखिए, इसका आंसर दीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा। अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है, बताइए। अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है, बताएं कोशिश की, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे भी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 बताया सही का सही उत्तर का, संविधान के 96 संशोधन का उद्देश्य क्या था, बताइए। संविधान के जो 96 संशोधन हुआ था उसका उद्देश्य क्या था, बताएं कोशिश है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 96 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के साथ संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। इसमें उड़ीसा भाषा की जगह उड़िया भाषा को स्थान दिया गया था, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। उड़िया, ओडिया के स्थान पर आपको उड़िया शब्द का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका पे ये दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 पे होता है सही का सही उत्तर का, भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित था, बताइए। भारत के संविधान में स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेरित था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए आप सभी लोग। तो फ्रांस से, ठीक है, जो ऑप्शन होगा यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान में शामिल स्वाधीनता और बंधुता को शुरू करने का विचार फ्रांस की क्रांति से प्रेरित था। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। भारत के स्वाधीनता में शामिल मौलिक अधिकारों तथा मौलिक कर्तव्य क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ से लिए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 पे आंसर दिया आपसे, एक कमरे में रखे हुए गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा
में मुड़ता है, इस गति को क्या कहते हैं बताइए। एक कमरे में रखे हुए गमले में लगा पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ता है, इस गति को क्या कहते हैं। तो इसको देखिए आपका क्या कहता है, फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, जो ऑप्शन आएगा वो डी देगा आपका, फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है इसको। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर डी देगा आपका सही उत्तर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 पे दीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। मरीचिका एक उदाहरण है किसका, बताएं, कोशिश कीजिए। मरीचिका एक उदाहरण हो जाएगा किसका, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। मरीचिका की बात करें तो देखिए, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक का परावर्तन। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। मरीचिका केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। याद रखिए, रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में यात्रियों को रेत के स्थान पर जल के होने का भ्रम होता है, इस भ्रम को ही मरीचिका कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 पे बताया, आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। रिक्त स्थान है तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता, बताइए कौन है जो तनु अभिक्रिया मतलब HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो आपका कॉपर। ठीक है, जो आपका Cu होता है जिसको बोलते हैं कॉपर, तनु HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। HCl की मात्रा अधिक होने के कारण जो आपका कॉपर होता है तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 भी बताया, आपसे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, बताइए निम्न में से कौन सा आपका दुर्बल अम्ल हो जाएगा। तो वे अम्ल जो जल में मिलने पर पूरी तरह H+ आयनों तथा ऋणात्मक आयनों में नहीं बदलते अथवा उन्हें पूर्ण आयनित आयनीकृत होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी दिएगा आपका एसिटिक अम्ल होते हैं जो दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी दिएगा आपका सही उत्तर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया, इसका सही उत्तर दीजिए। आपसे क्या सही उत्तर, आखिरी क्वेश्चन है रुधिर का पीएच क्या है, मतलब रक्त का पीएच आपका क्या होता है। पीएच मान क्या होता है बताने की कोशिश कीजिए रक्त का। तो 7.4। ठीक है, जो ऑप्शन आगे डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। रक्त रुधिर का पीएच 7.4 होता है, जो कि क्षारीय और क्षारीय होता है। याद रखिए, पीएच का मान एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता एवं क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जिन विरलों में पीएच का मान 7 से कम होता है वो वे अम्लीय होते हैं, और जिनका 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होती है, और जिनका 7 होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, याद रखिएगा। तो पीएच का मान आपसे पूछा है, मतलब रुधिर का आपका पीएच मान पूछा है तो 7.4 याद रखिएगा, आपसे कभी भी पूछ सकता है। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो, हमें कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। हम आपकी रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही तैयारी करवा रहे हैं और आपकी पूरी सहायता करेंगे आपका एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए क्लास को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।